दोस्तों, पूरा राज्य जगमग है, रोशनी से सराबोर है। आखिर मौका रजत जयंती का है, यानी प्रदेश के 25 वर्ष पूरे होने का। लेकिन अगर आप इस रोशनी की परत को थोड़ा सा हटाएं तो नीचे जो तस्वीर नजर आती है वो उदासी लपेटे हुए है। लेकिन तस्वीर एकदम सच्ची है। ये जश्न जनता का नहीं, सिस्टम का है। ये रोशनी उस अंधेरे को ढकने की कोशिश है जहां बच्चे आज भी एक ही कमरे में स्कूल, आंगनबाड़ी और मिड डे मील सब कुछ एक साथ कर रहे हैं। जहां सरकारी शिक्षक फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पा रहे हैं और असली मेहनती युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। जहां शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और विभाग के निदेशक पत्रकारों से मारपीट करने तक की हिम्मत जुटा बैठे हैं, क्योंकि जवाबदेही नाम की चीज बची ही नहीं। सरकार कहती है कि राज्य की अर्थव्यवस्था 26 गुना बड़ी है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह विकास उन बच्चों तक पहुंचा है जिनके पास बैठने के लिए एक ढंग का क्लासरूम तक नहीं? रजत जयंती उत्सव दरअसल विकास का प्रतीक नहीं बल्कि दिखावे का प्रतीक साबित हुआ, जिसमें चार चांद लगे कॉमेडी शो के जरिए जो पूरे 3 दिन प्रदेश के हालात पर हंसता भी रहा और हंसाता भी रहा। सब कुछ रहा, मगर आत्म मंथन का एक भी सेशन नहीं। राजनीति का नया ट्रेंड देखिए, नेताजी पहाड़ की बात तो करेंगे मगर घर मकान अपना हल्द्वानी, देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर और हरिद्वार में ही बनाएंगे। कुछ ऐसे ही सवाल जवाब के बीच इस बार का विशेष सत्र भी रहा, जिसमें कुछ विधायकों ने ऐसे मुद्दों को छुआ जिसने जनता के दिल में जगह बनाई, तो कुछ ने ऐसी बचकानी बातें भी की जिसे सुनकर आप सभी साथियों का मन अपना माथा पीट लेने का भी कर सकता है। विस्तार से समझते हैं। रोशनी, मंच, भाषण और उस पर अपनी छटा बिखेरता तिरंगे में नहाया हुआ उत्सव। पर जरा पर्दा हटाइए तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है, जिसमें यह जश्न जनता का नहीं बल्कि नेताओं और अफसरों का ज्यादा लगता है। रजत जयंती के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हमारी शुभकामनाएं। वैसे तो पर्व खुशी का है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको उठाना न केवल प्रदेश के लिए जरूरी है बल्कि हमारे पेशे के प्रति हमारी ईमानदारी भी है। कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनको अक्सर चकाचौंध में दबा दिया जाता है। राज्य के 25 साल बनने के बाद भी हमें इस प्रदेश के रहनुमाओं से यह पूछना पड़ रहा है कि आखिर क्यों राज्य के भविष्य कहे जाने वाले नौनिहाल आज भी देहरादून जैसे शहर के जाखन और विकासनगर जैसे इलाकों में एक ही कमरे में स्कूल, आंगनवाड़ी और भोजनशाला साझा करने को मजबूर है। जिस बुनियादी शिक्षा पर राज्य की नींव टिकी है वही खंडर में तब्दील हो रही है। सरकार कहती है राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 26 गुना बड़ा है, पर सवाल यह है, क्या यह विकास उन बच्चों तक पहुंचा जिनके पास बैठने के लिए एक ढंग का कमरा तक नहीं? पूछना तो यह भी पड़ रहा है कि कैसे उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में जाली प्रमाण पत्रों के जरिए भर्ती का खेल हो गया। कैसे जाली दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी हथियाने वालों ने पहाड़ के युवाओं के हक पर खुला डाका डाल दिया। मेहनत करने वाले, मेरिट पाने वाले स्थानीय अभ्यर्थी बेरोजगारी की मार झेलते रहे और बाहर से आए कुछ लोगों ने जाली दस्तावेज के सहारे सहायक अध्यापक बनकर अपनी पैठ बना ली। अब तक ऐसे 40 फर्जी लोगों की जानकारी सामने आ चुकी है। 2024 में प्राथमिक शिक्षा में DLED धारी लोगों के लिए सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए उधम सिंह नगर में कुल 309 पद स्वीकृत थे। इनमें से बैकलॉग के 44 पद और दिव्यांग कोटे की भी कुछ सीटें खाली रह गई। इसमें करीब 256 लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई। इनमें से 40 सहायक शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने उत्तराखंड के युवाओं का हक मारकर फर्जी दस्तावेजों के बूते नौकरी पाली। सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर प्रक्रिया में शामिल हो गए, फिर मेरिट सूची में जगह बनाकर और शपथ पत्र पर नियुक्ति मिलने के बाद सरकारी शिक्षक बन गए। देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल दून का ही हाल देख लीजिए। दून अस्पताल इन दिनों अव्यवस्था का पर्याय बन गया है। कहीं मरीजों की लंबी कतारें हैं तो कहीं इमरजेंसी वार्ड में नोकझोंक और हाथापाई के दृश्य आम है। अल्ट्रासाउंड सेवा ठप है। बिजली गुल होते ही एक्सरे बंद पड़ जाते हैं और डॉक्टर लगातार नौकरी छोड़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि इलाज से ज्यादा मरीजों को सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है। हर दिन केवल आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन व्यवस्था सुधारने की ना तो कोई गंभीर कोशिश दिखती है और ना ही जवाबदेही तय की जाती है। जहां तक प्रचार की बात है, मंत्री जी का प्रचार विभाग शायद सबसे सक्रिय है। प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट और विजुअल कैंपेन तैयार हो जाते हैं, मानो काम से ज्यादा जरूरत छवि सुधार की हो। वास्तविकता यह है कि प्रदेश में 37 महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य वर्षों से अधर में लटके हैं, मगर इस पर
कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया। सवाल यही है कि रजत जयंती के इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम कॉमेडी शो की बजाय अगर इस प्रदेश के निर्माण के उद्देश्यों को लेकर कार्यक्रम होते तो निश्चित तौर पर तस्वीर कुछ अलग निकलकर सामने आती। जरूरत इस बात की थी कि आखिर क्यों 25 साल बीतने के बाद भी उत्तराखंड अपनी स्थायी राजधानी तय नहीं कर सका। ये स्पष्ट संकेत है कि जिस पहाड़ी राज्य का सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था वो 25 साल बाद भी अधूरा है। जरूरी ये था कि हर नए सीमांकन में मैदानी क्षेत्र की विधानसभा सीटें बढ़ती जा रही है जबकि पहाड़ का प्रतिनिधित्व घटता जा रहा है। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। इसी असंतुलन के कारण पलायन लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आज भी पर्याप्त अवसर नहीं बन पाए हैं। राजनेताओं में सबके शब्दकोश में पहाड़ सबसे प्रिय शब्द है, लेकिन पहाड़ में बसने वाला कोई नहीं। सत्ता और राजनीति के इस इंद्रधनुष में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो पहाड़ में जन्मा भी हो और वहीं ठहरा भी हो। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा नाम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सरकार राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न तो मना रही है, परंतु पलायन जैसे गंभीर मुद्दे पर उसकी चुप्पी चिंताजनक है। यदि गैरसैंण को राजधानी बनाकर सरकार वास्तव में पहाड़ों से संचालित हो तो न केवल प्रशासनिक दृष्टि से संतुलन स्थापित होगा बल्कि पहाड़ी समस्याओं के समाधान भी समय पर हो सकेंगे। दुर्भाग्य यह है कि अब तक कोई भी राजनीतिक दल इस विषय पर सार्थक जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया है। स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग केवल एक प्रशासनिक निर्णय भर नहीं बल्कि राज्य की अस्मिता और समान विकास की नींव है। इस दिशा में निर्णायक कदम उठाना अब अनिवार्य है। फिलहाल उत्तराखंडी राजनीति का यह ट्रेंड प्रचलित है कि बात तो पहाड़ की करेंगे मगर घर मैदानी जिले में ही बनाएंगे। सत्ता में रहें या विपक्ष में, नेताजी की पसंद बदलती नहीं है। विधायक बनते ही देहरादून में बंगला और हल्द्वानी में फार्म हाउस खड़ा हो जाता है, फिर भाषणों में बड़ी शिद्दत से कहते हैं हमें पलायन रोकना है। जनता सुनती है, तालियां बजाती है और तालियों की इन्हीं गड़गड़ाहटों के बीच पहाड़ खाली होता चला जाता है। इसी मुद्दे को हरिद्वार जिले से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद और उधम सिंह नगर जिले से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने बड़ी बेबाकी से उठाया। दरअसल जाने अनजाने ही सही पर विधायक महोदय की जुबान से जो निकला वो यकीनन जनता का सच ही था, क्योंकि जब पहाड़ से जीतने वाले विधायक ही पहाड़ से पलायन कर मैदान में बस जाएंगे तो किस मुंह से कह पाएंगे कि पलायन को रोकना है। भाई मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपने पलायन आयोग बनाया, उस पर चर्चा करें। आप लोग पहाड़ पे रहना नहीं चाहते हैं, आप लोग पहाड़ से उतर के मैदान में आते हैं। विधायक बनाने देहरादून हल्द्वानी में मकान, और बात करेंगे आप पहाड़ की, पर्वत की, बात करेंगे आप 2001 के जनसंख्या व परिसीमन की। ये गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी अच्छी है, उसको और डेवलप करना चाहिए। आज हम अगर कुमायूं से जाना चाहें रामनगर होते हुए तो सिंगल रोड है। राजधानी की बात तो हम कर रहे हैं, सिंगल रोड से हम लोग जाते हैं, जाना मुश्किल हो जाता है उस रोड पे। जगह जगह सड़क खराब है, जगह जगह जाम लग जाता है। तो उसको हम ग्रीष्मकालीन के रूप में पहले हम सड़कें अच्छी करें कम से कम, उसके बाद हम उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी जो घोषित की, हम आपके आभारी हैं, उसको और अच्छा करें। ये वही नेता हैं जो हर भाषण की शुरुआत मेरू पहाड़ से करते हैं, मगर अगली सुबह उनके भाषण से सजा अखबार किसी पहाड़ के गांव में नहीं बल्कि शहर के किसी पॉश एरिया में बने घर के आंगन में ही जाकर गिरता है। वास्तविकता यह है कि अब पहाड़ में केवल वादे रहते हैं और पहाड़ी जनता के वोटों से जीत विधानसभा पहुंचने वाले नेता नीचे मैदान में अपने घर, अपने बंगले में रहते हैं। सवाल यह भी है कि कितने लोग हैं जो इन सब मुद्दों से वाकई इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग किसी न किसी राजनीतिक दल की विचारधारा के अनुरूप ही बोलना पसंद करते हैं। ऐसे में इन मुद्दों की ज्यादा गूंज सुनाई देती नहीं। सवाल यह भी है कि हमारे नेता कितना इस प्रदेश के लिए सोचते हैं। रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने भी विशेष सत्र का आयोजन किया। देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड विधानसभा सत्रों का सबसे कम अवधि तक चलना लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। यह स्थिति केवल सांकेतिक नहीं बल्कि चिंताजनक है, क्योंकि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है जहां जनता के मुद्दों पर बहस होती है और सरकार की जवाबदेही तय की जाती है। सत्रों की अल्प अवधि ये संकेत देती है कि सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है। जनता से जुड़े अनेक ज्वलंत मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, पर्यावरण, ना तो पर्याप्त चर्चा पाते हैं और ना ही ठोस नीतिगत या विधायी समाधान।
लोकतंत्र का सार ही है संवाद और बहस, पर जब यह मंच ही निष्क्रिय हो जाए तो शासन उन जन आकांक्षाओं से कैसे जुड़ेगा। शायद इसी किरकिरी को कम करने के लिए उत्तराखंड का सत्र इस बार निर्धारित समय से एक दिन अधिक बढ़ाया गया। हालांकि राज्य स्थापना के अवसर पर यह सत्र गैरसैंण में आयोजित होता तो इससे सरकार की तरफ से एक अच्छा मैसेज प्रदेश भर में जाता, लेकिन देहरादून ही सही पर सदन में कुछ विधायकों ने ऐसे मुद्दे उठाए जिन पर कभी भी चर्चा देखने को नहीं मिली, जबकि ये मुद्दे जनता का एक बड़ा तबका लगातार उठाता रहा है। हालांकि इस सत्र में बद्रीनाथ से पहली बार चुने गए विधायक लखपत बुटोला ने बड़ी सार्थक बात रखी। ये वही विधायक हैं जो पूर्व में तत्कालीन मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के पहाड़ को लेकर दिए एक बयान पर बड़ी मुखरता से अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। लखपत बुटोला सीमावर्ती विधानसभा यानी बद्रीनाथ से आते हैं, तो पहाड़ का दर्द भी वो भली भांति जानते हैं। उन्होंने सदन में जो बात कही शायद ही कोई पहाड़ में रहने वाला उससे अछूता हो। बयान सुनिए। तमाम सदन को ये प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए कि माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि इस राज्य की रजत जयंती पर के अवसर पे हम सभी यह प्रस्ताव को पास करना चाहिए कि गैरसैंण पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया जाए। अगली बार गैरसैंण के विधानसभा से शासकीय और प्रशासनिक कामकाज का संचालित होना चाहिए। लखपत बुटोला ने सारे सदन से रजत जयंती के अवसर पर गैरसैंण को पूर्ण राजधानी घोषित करने का प्रस्ताव पारित करने की मांग कर डाली और कहा कि अगली बार गैरसैंण से ही शासकीय और प्रशासनिक कार्य संचालित होने चाहिए। उसके बाद जो बात लखपत बुटोला ने उठाई वो थी पहाड़ के प्रतिनिधित्व के लिए, जिसमें उन्होंने जो उदाहरण पेश किए हैं वो सबसे अहम है। उत्तराखंड का परिसीमन 2001 के अनुरूप होना चाहिए, जहां 57% सीटें पहाड़ के क्षेत्र में थी और 43% सीटें मैदान में थी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड की विकास की तस्वीर किसी मैदानी विधानसभा से नहीं देखी जा सकती। बुटोला ने जो बात परिसीमन को लेकर उठाई उससे लगभग पहाड़ में निवास करने वाला हर व्यक्ति सहमत होगा। पहाड़ों की विधानसभा का क्षेत्रफल देखें और इस पर कुल विधायकों की संख्या देखें तो पहाड़ की एक विधानसभा का जितना क्षेत्रफल है उतने ही क्षेत्रफल पर मैदान में 3 से 4 विधायक हैं। विषम भौगोलिक कठिनाइयां भी यहाँ पर अधिक हैं, जबकि मैदान में छोटा क्षेत्रफल विधायकों की पहुंच को आसान बना देता है। पहाड़ में लगातार घटती सीटें न केवल पहाड़ का प्रतिनिधित्व कम कर रही हैं बल्कि पहाड़ का नुकसान भी कर रही हैं। लखपत बुटोला ने सदन में इस बात को उठाकर पहाड़ की उस चिंता को सामने रखा है जिस पर वास्तव में सोचने की जरूरत है। बुटोला ने जंगली जानवरों से जुड़ी समस्याओं को भी सदन के पटल पर रखा है। कुल मिलाकर जिन बातों की चिंता एक पहाड़ के विधायक को होनी चाहिए उन सभी मुद्दों को उन्होंने सदन में उठाया है। वैसे मुद्दा तो बेहद महत्वपूर्ण तरीके से भाजपा के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने भी उठाया, जिस पर इस प्रदेश में एक आंदोलन तक हो चुका है और जिसकी मांग लगभग हर उत्तराखंडी कर रहा है। वो है मूल निवास 1950। ये वो मुद्दा है जिसे किसी भी सत्तासीन ने आज तक छूने तक की कोशिश भी नहीं की। हाँ, विधानसभा से बाहर जरूर कई बार अपने बयानों के जरिए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कानूनी एंगल के जरिए इस बात को कई बार उठाया है, लेकिन सदन में वरिष्ठ भाजपाई विधायक विनोद चमोली ने इस मुद्दे को उठाकर आम जनता के बीच अपनी एक जगह जरूर बना ली है, जो वर्षों से मूल निवास के मुद्दे की लड़ाई लड़ रही है। खैर, देर से ही सही, भाजपा विधायक ने हिम्मत तो दिखाई ही दी। आप उनका ये बयान सुनिए। बड़ा सवाल है, ये मूल निवास का प्रश्न है। मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में कौन सा स्टेट है जिसका मूल निवास तय नहीं है। मैं तो चेयरमैन भी रहा 96 में, तब तो यूपी में था। क्यों भाई साहब? सभासद रहा 88-89 में, तब मैं यूपी में था। हम निवास प्रमाण पत्र बनाते थे लेकिन मूल निवास नहीं बनता था। मूल निवासी को ही बनता था। लेकिन राज्य बनने के बाद जो पहली सरकार आई जिसको मूल निवास तय करना था, आज हालत ये हो गई कि 15 साल पहले जो आया है वही हमारा निवासी है और मूल निवासी कौन है ढूंढना मुश्किल हो गया। बोलो मैं गलत है कि सही है? पूरा सदन बैठा है। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, मैं उत्तराखंडियत की बात कर रहा हूं जिसको आपके पिताजी बार बार बोलते हैं। मैं वो बात कर रहा हूं जो उत्तराखंड की बुनियाद में बैठी हुई सवाल है, जिनके लिए राज्य का निर्माण हुआ। आज हमारा मूल निवास तय नहीं है। जो आता है इसको धर्मशाला समझकर यहां पर रहता है और उसके बाद यहां का निवासी बनकर यहां का लाभ ले जाता है। इस बयान के कुछ और मायने भी कई जानकार निकाल रहे हैं। उनकी माने तो ये सड़क पर पिछले वर्षों में बढ़ रहे जन दबाव का ही नतीजा है कि विनोद चमोली विधानसभा में भू कानून और मूल निवास को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन किससे? सरकार तो उन्हीं की है। चाहें तो वो 1 महीने के भीतर प्रस्ताव लाकर सख्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू कर सकते हैं।
मगर जब मंशा ना हो तो ऐसे बयान सिर्फ जनता को भ्रमित करने वाले ही माने जाते हैं। उत्तराखंड राज्य बनते ही सबसे पहली सरकार तो भाजपा की ही थी। भाजपा ने ही उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री हरियाणा मूल के दिवंगत नित्यानंद स्वामी को बनाया था। सच यही है कि 25 साल के उत्तराखंड में 15 साल तो भाजपा ही रही सत्ता में, तो आखिर रोका किसने है उनकी पार्टी को सख्त से सख्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने से? इसके उलट उनकी ही सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया जिसके हिसाब से 1 साल से प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति कानूनन उत्तराखंड का स्थायी निवासी माना जा सकेगा। यहां हम यूसीसी की बात कर रहे हैं। दरअसल विनोद चमोली ने जिस मुद्दे की पैरवी सदन की पटल पर की, उन्हीं मुद्दों पर प्रदेश की जनता कई वर्षों से आंदोलनरत है, जिसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पूर्व में सड़क छाप की संज्ञा से सुशोभित कर चुके हैं। ऐसे में अब जनता के पक्षधर बनते बनते भाजपा विधायक को अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से भी सवाल करने होंगे। इसी विशेष सत्र के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी ने जो कहा उसने सभी को सकते में डाल दिया। भरे सदन में उन्होंने कहा, हम क्या भ्रष्टाचार रोकेंगे जब खुद हमारी विधायक निधि में भ्रष्टाचार हो रहा है। विधायक निधि से 15% कमीशन काट दिया जाता है जनाब। कापड़ी के इस बयान की गूंज देहरादून की अफसरशाही से लेकर दिल्ली दरबार तक जा पहुंची है। ऐसा देश में पहली बार हुआ है जब किसी विधायक ने अपनी विधायक निधि पर कमीशन काटने जैसी बात की है। आप उपनेता प्रतिपक्ष का यह बयान सुन लीजिए। क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है? तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं, आप बताइए। मैं तो आदरणीय नेता सदन बैठे हुए हैं, 15% निकाल के सीधे आप अधिकारियों को दे दीजिए, फिर हमें विधायक निधि दीजिए। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि भुवन कापड़ी कुछ भी गलत नहीं कर रहे। कमीशन का ये खेल लगभग हर विभाग में फिक्स है। कुछ विभागों में तो माना जाता है कि ये 30% से भी ऊपर पहुंच चुका है। भले भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के कितने भी दावे कर लिए जाएं, मगर हकीकत में सच क्या है ये आम जनता जानती ही है। उसे बहलाया नहीं जा सकता, फिर चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो। बस फर्क सिर्फ इतना भर है कि किसी में कम हो और किसी सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया। अब देखिए ना, 30% कमीशन बटेगा तो सड़क भी वैसी ही मिलेगी जैसी देश की महामहिम के नैनीताल आगमन पर देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर नैनीताल काठगोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर जब किसी काम का बजट 30% कमीशन में ही बांट दिया जाएगा तो इसका नतीजा कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नैनीताल दौरे से पहले नैनीताल काठगोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्योलीकोट से बल्दिया खाल के बीच की सड़क पर देखने को मिला, जहां सड़क बनने के बाद ही उखड़ने लगी। स्थानीय निवासियों ने इसे जल्दबाजी में किए गए मरम्मत कार्यों को सिर्फ दिखावे के लिए की गई सतही मरम्मत करार दिया। सोचिए, अगर देश के राष्ट्रपति के दौरे के समय यह गुणवत्ता है तो आम आदमी क्या ही उम्मीद करे। बताइए कितनी अंधेरगर्दी है उत्तराखंड में। प्रशासन इतना ढीठ हो गया कि मुख्यमंत्री के आदेश को भी ठीक से पालन नहीं कर पाता। ये कमीशन का ही कमाल रहा कि सड़क का कमीशन खोरी से लिप्त मेकअप उतर गया और वीआईपी मेकओवर बदरंग हो गया। इससे इस महत्वपूर्ण मार्ग पर सड़क रखरखाव की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। वैसे इस विशेष सत्र में कई धुरंधर नेताओं ने बड़े ही अजीबोगरीब बयान भी दिए हैं, जिन पर बाकायदा एक एक करके हम आपके सामने पूरे तथ्यों के साथ वीडियो लेकर आएंगे, वो भी सेपरेट। जैसे संसदीय कार्य मंत्री और कद्दावर भाजपा विधायक सुबोध उनियाल ने शराब के ठेके को लेकर कहा कि लोग शराब पीने रानी पोखरी या रायवाला जाते थे, आते जाते कई बार एक्सीडेंट हो गए, कई जाने चली गई, लिहाजा ठेका पास में ही खुल गया। मतलब ठेका सुविधा अब आपके द्वार। जरा बयान सुन लीजिए मंत्री महोदय का। 11 लड़के 3 वर्षों में मेरे क्षेत्र में जो अपने परिवार के अकेले थे, कोई रायवाला शराब पीने जाता था, कोई शिवपुरी जाता था, कोई रानी पोखरी जाता था, और उसके बाद जब लौट के आते थे रास्ते में एक्सीडेंट में 11 लड़कों की मौत हुई। उनसे 10 कदम आगे बढ़कर टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने तो मानो सारी पढ़ाई लिखाई स्कूली बस्ते में ही समेट कर रख दी। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद के मैदानी पहाड़ी वाले मुद्दे पर बोलते हुए किशोर उपाध्याय ये कह बैठे कि टिहरी बांध का पानी रोक देंगे, सब पानी के लिए तरस जाएंगे। अब जनाब से कोई ये पूछे कि बांध का पानी अगर आप रोक दोगे तो उसे रखोगे कहां? किसी बैंक में या घर की दुछत्ती पर पोटली में बांधकर किसी किनारे की तरफ फेंक दोगे? ऐसे बचकानी बात कोई चौथी फेल करता तो कोई फर्क शायद नहीं पड़ता, लेकिन किशोर उपाध्याय जैसे पढ़े लिखे नेता अगर इस तरह की बात करने लगेंगे तो फिर भगवान ही मालिक है। आप फिलहाल उनका ये बयान सुन लीजिए। आप तय कर लीजिए कि जो टिहरी विस्थापन हुआ है वो सब वापिस कर लो और 2000
एक पनी शहजाद जी, हम तैयार हैं उसके लिए। आप टेरी बांध को तोड़ दीजिए। यार तोड़ दीजिए। अभी क्या बात होती 2001 पर वहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते कह रहा है हमारी वजह से आप जिंदा हो, अगर पानी नहीं देंगे तो प्यास से मर जाओगे। रोक लेना, पानी रोक लेना, रोक लेंगे, पानी रोक लेंगे। इसी पर तैयार हो जाओ, इसी पर चर्चा। रोक लो, आप रोक लो अगर रोकना चाहते हैं। एक और विधायक भी हैं सितारों की चमक वाले, एकदम बाहुबली मार्का, जिनको पहाड़ के गैरसैंण में अगर सत्र हो तो ठंड लगती है, लेकिन आंदोलन करेंगे गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए। वहीं धरने पर भी बैठे रहेंगे। बकौल उनके सोशल मीडिया पेज, गैरसैंण को जब तक पूर्ण राजधानी नहीं बना देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब इस विशेष सत्र के बाद न जाने कौन सी शक्ति ने नेताजी के मन मस्तिष्क में प्रवेश कर लिया कि अब वो सीधे सीधे गैरसैंण से नीचे उतर आए हैं और अब अस्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रहे हैं हरिद्वार को। ये वही वाले नेताजी हैं जिनके दलीय मामले की फाइल कट्टर ईमानदार नेता श्रीमती रितु खंडूरी भूषण के पास है, जिस पर फैसला लेने का मुहूर्त का इंतजार अभी सभी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की। इन पर भी जरा नजरें इनायत कर लीजिए। इन सभी तीन मुद्दों पर और इन नेताओं पर विस्तार से भी वीडियो लेकर आएंगे ही। फिलहाल लौट कर चलते हैं रजत जयंती की कुछ और झलकियों पर, जो शायद आपके पास नहीं पहुंची होंगी। अब हालिया प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का ही उदाहरण ले लीजिए, जो दून यूनिवर्सिटी में हुआ। अपने आप को नंबर 1 कहने वाले तमाम अखबारों ने इसे सफल आयोजन बताकर इतिश्री कर ली, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि सम्मेलन का असली उद्देश्य क्या था और वो कितना हासिल हुआ। सम्मेलन की शुरुआत एक लंबे उद्घाटन सत्र से हुई। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में प्रवासी उत्तराखंडियों को ब्रांड एम्बेसडर बताया, जबकि मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सरकारी विजन का विस्तृत खाका पेश किया। अभिनेत्री हेमानी शिवपुरी ने हमेशा की तरह अपने जीवन के अनुभव साझा किए। बस इतना ही रहा प्रवासी संवाद। पूर्व में हुए सम्मेलनों में सक्रिय रहे कुछ रिटायर्ड अफसरों और नौकरशाहों को इस बार फास्ट फॉरवर्ड वाले अंदाज में बोलने का मौका दिया गया, ताकि औपचारिकता पूरी हो जाए, लेकिन आत्ममंथन गायब रहा। आयोजन की रूपरेखा पूरी तरह दिशाहीन थी। आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। 287 ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, 187 लोग पहुंचे और उद्घाटन सत्र के बाद मुश्किल से 20 से 30 लोग ही बचे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि भारत से बाहर रहने वाला एक भी प्रवासी उत्तराखंडी इस आयोजन में शामिल नहीं हुआ। 2 पैनल सत्रों की थीम थी, होलिस्टिक डेवलपमेंट इन द हिल्स, एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट। सुनने में प्रभावशाली थी, लेकिन इनमें प्रवासी उत्तराखंडियों की भागीदारी और दृष्टिकोण पूरी तरह नदारद रहे। पैनलिस्ट वही थे जो हर मंच पर आमंत्रित किए जाते हैं। सबने अपने अपने सेफ जोन में रहकर बातें की। न किसी ने सवाल उठाया, न किसी ने विमर्श किया कि प्रवासी अपनी भावनाओं को सकारात्मक ऊर्जा में बदलकर राज्य के विकास में कैसे सहभागी बन सकते हैं। हाँ, 2 चीजों की चर्चा जरूर रही, दिन का स्वादिष्ट भोजन और शाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम। आयोजन की रूपरेखा तैयार करने वाले इस बात पर पूरी तरह असफल रहे कि अगले 25 वर्षों तक प्रवासी उत्तराखंडियों के योगदान को राज्य की विकास यात्रा से कैसे जोड़ा जाए। साफ तौर पर यह सम्मेलन भी उसी पुरानी सोच का शिकार हुआ, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, चलो दूसरे राज्य करते हैं तो हम भी कर लेते हैं। न कोई ठोस एजेंडा, न नीति, न संवाद, न कोई परिणाम। अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन बिना प्रवासियों का संवाद बनकर रह गया। राजनेताओं और नौकरशाहों के जमावड़े की रिपोर्टिंग भी मीडिया ने उसी अंदाज में कर डाली जैसे औपचारिक खानापूर्ति हो। कभी अखबार की छपी रिपोर्ट अदालतों के फैसले, सरकारी नीतियां और जनमत को दिशा देती थी, लेकिन आज के दौर में सुबह का अखबार शाम तक सिर्फ कचौरी समय से लपेटने के लायक रह गया है। और शायद यही हमारी पत्रकारिता और जन सरोकार दोनों की सबसे बड़ी त्रासदी है। खैर, वीडियो के अंत में इस बार हम नहीं, आप सभी दर्शक तय करें और कमेंट के जरिए बताएं रजत जयंती के शुभ अवसर पर अपने विचार। जय हिंद, जय उत्तराखंड।